Good evening, friends. Today we are starting our new topic of income tax, जो कि बहुत ही confusing, बहुत ही ज़्यादा हमें डर लगता है, जिससे वो टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिडक्शंस टू एनकरेज सेविंग्स। डिडक्शन हमें चाहिए ताकि हम अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है। तो आज के ज़माने में डिडक्शन तो किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो सबसे पहले हमारा एक है बेस्ड ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेविंग्स। बेस्ड ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेविंग्स। तो इसमें जो हमारा सेक्शन नंबर जो भी सेक्शन है इसमें अभी 80C है। ठीक है। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेविंग के लिए नहीं। बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे तो जो लाइफ इंश्योरेंस का हमारा सेक्शन है वो है 80C। ठीक है। तो इसमें क्या है कि पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वो पूछेंगे कि क्या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के वजह से हम डिडक्शन देंगे, पेमेंट करेंगे, या फिर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेफर्ड एन्यूटी, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, पोस्ट ऑफिस। एक बार अभी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा था, उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द सेक्शन ऑफ डिपॉजिट अंडर द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 80C। फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन भी इसी में ही है। पार्टिसिपेटिंग इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। तो ये सारे जो हैं हमारे किस में इंक्लूड हैं, इस वाले सेक्शन में, कि इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C वाले में। ठीक है। डिडक्शन एडमिसिबल है किसके लिए? क्वालिफाइंग फॉर द सेम सर्टेन कंडीशंस लेड डाउन इन द सेक्शन। तो देखो 60,000 तक अमाउंट जो कि इसमें एक्चुअली पेड है, तो इसी तक हमारी अमाउंट मतलब रेस्ट्रिक्ट है। कि देखो सेंटेंस से पढ़ते हैं, इन केस ऑफ अथर्स, प्ले राइट्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स और स्पोर्टमैन इंक्लूडिंग एथलेटिक्स या एथलीट्स, द लिमिट ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द डिडक्शन इज 60,000 या फिर सम एक्चुअली पे। जैसे इन्होंने 60,000 अपनी लिमिट तय कर दी। अब किसी पर्सन ने अगर 50,000 दिया है तो ऑब्वियसली 50,000 तो पूरी की पूरी डिडक्शन में आ गई ना। लेकिन अगर 60,000 है और एक ने दिए हैं 1,20,000, तो 60,000 पे डिडक्शन मिल जाएगी और 60,000 उसको पे करने पड़ेंगे। यस, 100% ऑन फर्स्ट 6,000। देखो अगर किसी पर्सन की 47,000 अमाउंट है, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम, तो अब जो 6,000 होगा उस पर तो 10% मतलब पूरा 100% हो जाएगा। तो 6% पे डिडक्शन पूरा पूरा। नेक्स्ट होगा हमारा 50% ऑफ 6%। और लास्ट जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, जैसे इसको टोटल करो कितना आ गया, 12,000। 12,000 इसमें से माइनस करो, कितने होंगे हमारे, 35,000। तो इस पर 40% लगेगा। ठीक है। 40% जब लगेगा तो वो रिमेनिंग अमाउंट हमारी क्वालिफाइंग अमाउंट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर कंडीशंस देख लो डिडक्शन की, कि फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब आप कर रहे हो तो पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन रिबेट इफ़ क्या क्या उस पर आ गई हैं कंडीशंस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ पेड इन ऑर्डर टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ इंश्योर ऑफ द एसएससी ऑफ हिज हर स्पाउस और चाइल्ड। कोई भी बच्चे की या फिर उसी की लाइफ की जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो पे करने तक कब तब तक इफ़ेक्टिव रहेगा। उसके बाद प्रीमियम पेड इन एक्सेस टू 10% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। अगर 10% से ज़्यादा हो गया है कैपिटल सम तो वो फिर क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है। जहाँ टैक्स पेयर टर्मिनेट्स पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिफोर पेइंग प्रीमियम फॉर 2 ईयर्स। ये कंडीशंस ना एक बार देख लो, हो सकता है कि कंडीशंस पे बेस्ड हो जाए कि क्या ये इंक्लूड है, क्या ये इंक्लूड है। अगर नहीं है, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर डेफर्ड एन्यूटीज़, एनी सम पेड इन ऑर्डर टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्यूटी प्रोवाइडेड सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन। जैसे इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन हिज ओन लाइफ
एन्युटी पेमेंट ऑफ एन्युटी को रिसीव कर लेते हैं कैश पेमेंट में। तो ये 10% ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है। पेमेंट अगर एक्सेस ऑफ 10% है तो वो फिर से अप्लाई नहीं होगा, जैसे पिछले में हमने पढ़ा था, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वेयर द एसएससी इज एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन एन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो सैलरीज पर्पस के लिए डियरनेस अलाउंस इफ़ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड बट इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस, जैसे कि परक्यूसेट को वो नहीं मानता, ठीक है। रिकॉग्नाइज करता है प्रोविडेंट फंड को, अलाउंस को मानता है, डियरनेस अलाउंस को, सैलरी को मानता है, लेकिन ये किसी परक्यूसेट को नहीं मानता, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन टू द public provident fund scheme. The scheme was introduced by government for the benefit of self employed persons such as doctors हो गए, lawyers हो गए, etc. in particular, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कौन कौन आ गए हमारे, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस आ गए, डॉक्टर, लॉयर, ये सब आ गए। अब इनके फीचर्स अगर हम देखें इस स्कीम के क्या हैं कि ये किसी भी स्टेट ऑफ मतलब एसबीआई की ब्रांच के लिए खुला है, सबऑर्डिनेट एट एनी हेड पोस्ट ऑफिस के लिए, या फिर जो कि रिलेटेड ब्रांच है अदर नेशनलाइज्ड बैंक की। सब्सक्रिप्शन कितने अमाउंट का हो सकता है, 100 रुपये से तो कम का नहीं हो सकता, लेकिन 60,000 इसकी एक्सेसिव वैल्यू, मतलब 100 से बड़ा लेकिन 60,000 से कम, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। ये पूछ सकते हैं ना सब्सक्रिप्शन अगर आपको कराना है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में तो उसकी अमाउंट कितनी है, क्या तुम्हें पता है। 100 से बड़ी है लेकिन 60,000 तक लिमिट है, तो रेंज में भी पूछ सकते हैं या फिर डेडलाइन लिमिट पूछ सकते हैं कि कितनी है। तो 60,000 ऑप्शन में ज़रूर होगा। एक होगा 20,000, एक होगा 50,000। After the third year of opening the account of an amount 25% to the credit of the SSC, ठीक है। 25% याद रखना है इसमें। नाउ अगर विड्रॉ तुमने किया है जो कि परमिट है एवरी ईयर द 6th and 15th ईयर ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50%, ये भी पूछ सकते हैं कि 6th और जो 15th ईयर आपको पता है, या फिर हो सकता है बोल दे एवरी ईयर कितनी अमाउंट है उसकी, तो 50% अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन कंटिन्यू हिज अकाउंट आफ्टर 15 ईयर्स या फिर विदाउट फ्रेश सब्सक्रिप्शन फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये भी क्वेश्चन आया था कि ब्लॉक ऑफ कितने ईयर्स, तो 5 ईयर्स। अगर डिपॉजिट किया है हर 10 साल में या 15 साल अकाउंट अंडर द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, तो क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट रूल नंबर 1959 लगता है, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट इस स्कीम में 10 रुपये है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 इसमें जमा होते रहते हैं, जैसे 1000 पर मंथ हो गया। लोन अप टू 50% ऑफ द बैलेंस परमिट होता है, दो मतलब ट्वाइस इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 साल में 2 बार, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन एम्प्लॉयज़ क्वालिफाई फॉर डिडक्शन, ठीक है, ये अप्लाई हो जाते हैं। सब्सक्रिप्शन 12% पर एनम है इस पर, ये अच्छे से याद कर लेना। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इस पर 12% है, और अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, क्या पढ़ा था, 50% जो है, ठीक है, और ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा इसमें इंपॉर्टेंट जो सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं वही इंक्लूड किया है। रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड बाय द एसएससी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, एनी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एनएचबी है, और कंपनी जो कि रजिस्टर है इंडिया में उसका रेजिडेंशियल पर्पस में, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने बता ही दिया है। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरे एक्सपेंसेस सारे जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं सच हाउस प्रॉपर्टी टू एसएससी में हो जाते हैं, एसएससी के अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट देखो, एक इलस्ट्रेशन मैंने इंक्लूड किया है कि इलस्ट्रेशन में क्या है कि एक इंडिविजुअल है जो कि जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम 1 लाख है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी 30,000 है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, repaid loan in respect of residential constructed 1988, परचेज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू, ये इसकी अमाउंट्स दी हुई हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, ईजी है, इतना टफ नहीं है। सॉल्यूशन करेंगे तो देखो, सबसे पहले 10% दिया हुआ है, तो 30,000 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 3,000,
नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड 24,000 है। फिर क्वालिफाइंग हमारी पेमेंट कितनी है 10,000। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो 15,000 है, यहाँ 10,000 क्यों लिखा है? तो जितनी क्वालिफाइंग अमाउंट यहाँ लिख दी, रेस्ट्रिक्ट कर दी, उससे ऊपर आप पे नहीं कर सकते। ओनली 10,000 विल बी पुटिंग इन दिस कॉलम। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओवरऑल क्वालिफाइंग अमाउंट। अगर आप निकालेंगे तो मैंने बताया था ना, जो कि 40,000 है उस तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो 40,000 में पहले जो 6,000 हैं वो 100% जाएंगे, दूसरे 6,000 हमारे 3% जाएंगे, जो कि मतलब 50% उस पर लगेगी, और जो बैलेंस 28,000 बचा उस पर 40%। तो हमारी टोटल डिडक्शन कितनी आ गई? 20,200। और टोटल इनकम कितनी थी? 1,00,000। 1,00,000 में से जब 20,200 जाएगा तो कितना आएगा? 79,800। क्लियर? डिडक्शन इक्वल टू 50%। डिडक्शन कितनी जाएगी हमारी? 50%। और सेक्शन है 80cc, इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन न्यू एलिजिबल शेयर्स, 80cc। ठीक है, 50%। और इसमें क्या क्या जाएगा? इक्विटी शेयर्स हो गए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल मीन्स ऑन इशू विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन की? कंपनी बननी चाहिए और रजिस्टर होनी चाहिए इंडिया में, जो कि एंगेज होती कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स। ठीक है, फिर उसके बाद इशू इज़ मेड बाय कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती जब आप शिपिंग कंपनीज़ में होते हो। ठीक है, ये सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ हैं उन्हीं पर होती है। ज़्यादा ज़्यादा अलाउ किस पे करते हैं? सिर्फ शिप उस पे, मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन नेट सेविंग इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट इन नेशनल सेविंग स्कीम 80cca, 80cca। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन किस किस में अलाउ होती है? डिपॉजिट इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड नेशनल सेविंग स्कीम, पेमेंट टुवर्ड्स अ नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे कि जीवन धारा, जीवन अक्षी और LIC नोटिफाइड हो गई है। ठीक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनके सेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम हो गया 80cc। और लाइफ इंश्योरेंस का क्या था बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या था? 80C। ठीक है, गुड बच्चास। Next, where an individual or a HUF acquires units of UTI linked scheme, तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितनी होगी हमारी? 10,000। मैक्सिमम जब क्वालिफाइंग अमाउंट वो लिख देंगे ना कि 10,000 रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट है, तो यही हमारी 10,000 हो जाएगी। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ही अपनी अपनी कॉपीज़ पर नोट कर लो कि अगर रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आया तो हमारी क्वालिफाइंग अमाउंट होगी 10,000। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट 80L, 80L स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट 80L। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, डिबेंचर्स हो गए अगर, ठीक है, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, या फिर कोई भी स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या फिर अंडर पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर विद बैंकिंग कंपनीज हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए लॉन्ग टर्म के, या फिर अथॉरिटी सेटिस्फाइंग ह्यूमन हाउस नीड्स हो गई। तो ये पूरी हमारी लिस्ट है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है कौन कौन से आएंगे? एक तो हमारा ये पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आएगा, और एक आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव। ये 3 तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने पिछले एग्ज़ाम्स में बहुत बार देखे। ठीक है, हो सकता है एक ज़्यादा टफ बनाने के लिए पेपर को वो क्या कर दें, म्यूचुअल फंड्स डाल दें या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया डाल दें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। अब इसमें हमारा जो स्कीम है डिपॉजिट स्कीम, अगर आपको जैसे डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम होती है ना, अगर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अंडर द नेशनल डिपॉजिट स्कीम एंड डिविडेंड फॉर्म शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज इज़ नॉट फुल्ली अलाउड, तो
ठीक, ये नेक्स्ट हमारा दूसरा वो आ गया एग्जाम्पल। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझना है, अगर आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको क्वेश्चन को ना करें। अगर सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर करके जाएं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। और भी फर्दर क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो कल हम करेंगे डिडक्शन फॉर सर्टेन पर्सनल एक्सपेंडिचर, जो कि हमारे ये सारे, क्योंकि आज हमने काफ़ी वो कर लिए है ना सेक्शन याद, तो दिमाग में खिचड़ी ना पके। तो कल आप सारा रिवीजन करके आना। कल हम देखो कितने प्यारे प्यारे अपने डिडक्शन सेक्शंस के साथ पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।